Assalamualaikum. I am Madhiya Altaf, lecturer of HND at Times Institute, and I am going to teach you assessment of nutritional status in this semester. And today's topic is nutrient analysis and food composition table. What is food composition table? Food composition table is basically a complete database of all nutrient that are present in food. फूड कंपोजिशन टेबल जो है वो बेसिकली वो तमाम इंग्रेडिएंट और न्यूट्रिएंट्स जो हमारी फूड में प्रेजेंट होते हैं उसका कंप्लीट डाटा होता है। फूड कंपोजिशन टेबल हमें हेल्प करता है कि हमने किस एज ग्रुप के अकॉर्डिंग कौन से न्यूट्रिएंट अपनी डाइट में लेने हैं सजेस्ट करने के लिए हमें वो क्लिनिकल प्रैक्टिस में फूड कंपोजिशन टेबल का जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि एज अ क्लिनिकल प्रैक्टिशन हम फूड कंपोजिशन टेबल को यूज़ करते हुए ये अपने पेशेंट्स को ये गाइड कर सकते हैं कि उन्होंने कौन सी डाइट लेनी है और कितनी अमाउंट में लेनी है, क्योंकि फूड कंपोजिशन टेबल में तमाम डाटा मौजूद होता है। जो फर्स्ट फूड कंपोजिशन टेबल अमेरिका का आया था, अमेरिका में फर्स्ट फूड कंपोजिशन टेबल 1896 में हुआ और यूके में जो है फर्स्ट फूड कंपोजिशन टेबल 1940 में डिस्कवर हुआ। फूड कंपोजिशन टेबल जो है वो कंप्लीट जो है वो इंग्रेडिएंट्स का डाटा लेके और फूड का एनालिसिस करके जो है वो बनाया जाता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का अभी तक अपना कोई फूड कंपोजिशन टेबल नहीं है। फूड कंपोजिशन टेबल जो है वो बेसिकली हम दो मेथड से बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेथड होता है वो ये होता है कि हम किसी फूड को एनालाइज करके और तमाम रीडिंग्स लेके और अपना फूड कंपोजिशन टेबल जो है वो कंपाइल करें। फर्स्ट मेथड ये है कि हम फूड एनालाइज करें और अपना फूड कंपोजिशन टेबल कंपाइल करें। अपना फूड कंपोजिशन टेबल कंपाइल करने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि हम सोर्स ऑफ डाटा लेंगे। सोर्स ऑफ डाटा ये होगा कि हमने ये डिसाइड करना है कि हमने जो फूड कंपोजिशन टेबल बनाना है वो किस एज ग्रुप का बनाना है, उसमें हम कौन सा एज ग्रुप ले रहे हैं और कौन सी कम्युनिटी ले रहे हैं या रीजन ले रहे हैं, और उसमें प्रेजेंट फूड्स जो हैं वो किस फूड ग्रुप की जो है वो ज़्यादा फूड अवेलेबल होती हैं। सोर्स ऑफ डाटा में आ जाएगा कि आप इन्फेंट को स्टडी कर रहे हैं, चाइल्ड को कर रहे हैं, या आप टीन एजर पे आ सकते हैं, या फिर आप ओल्डर अडल्ट्स पे आ सकते हैं, या आप स्पेशल रिक्वायरमेंट्स जैसे हमारी होती हैं वो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन। आप कौन सा फूड ग्रुप चूज़ कर रहे हैं जिसके लिए हम फूड कंपोजिशन टेबल बना रहे हैं। देन सेकंड में ये आ जाएगा कि आपने ये फूड एनालाइज करनी है। सबसे पहले आपने ये चूज़ कर लिया कि उसे कौन सा हमने एज ग्रुप जो है लेना है और किस कम्युनिटी से वो बिलोंग करता है और कौन से अवेलेबल फूड वहाँ पे ज़्यादा हैं। देन उसके बाद आप सेकंड स्टेप ले लेंगे फूड एनालाइज। फूड एनालाइज टेस्ट में हम ये करेंगे कि हम एक फूड का सैंपल ले लेते हैं, डिफरेंट किस्म की मार्केट से एक ही टाइप का हम कोई फ्रूट ले लें, या हम कोई वेजिटेबल का एनालाइज कर रहे हैं, या हम किसी सीरियल या ग्रेन में कर रहे हैं, तो एक ही पोर्शन में जो है वो हमने डिफरेंट किस्म का फ्रूट या वेजिटेबल जो भी ले लेना है और उसको हमने केमिकल एनालिसिस के लिए लगा देना है। जैसे अगर हमने प्रोटीन अगर फूड में से फाइंड करना है तो हम उसके लिए ज़्यादातर निनहाइड्रेन टेस्ट करेंगे, या फिर हम उसके लिए जलढाल अपरटस भी यूज़ कर सकते हैं। जिसके थ्रू जो है हम प्रोटीन को फूड के सैंपल में डिटरमाइन करते हैं। देन उसके बाद कार्बोहाइड्रेट का अगर हम टेस्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो फूड में तमाम किस्म के जो है वो शुगर दो तरह के होते हैं, एक जो है वो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं और एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। जो रिड्यूसिंग शुगर्स होंगे जैसे मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स और जो भी हमारी वो डाइजेस्टिबल शुगर है उसका सारा सम अगर हम लेंगे तो हमारी टोटल जो है वो कार्बोहाइड्रेट हमारी फूड में से आ जाएगी। इसी तरह अगर हम मॉइस्चर लेंगे तो हम डिहाइड्रेशन का मेथड, उसे ड्राई हीट ओवन में उसका मॉइस्चर लेवल जो है वो पहले वेइंग करेंगे सैंपल की, उसके बाद उसको डिहाइड्रेशन करेंगे और फिर उसका मॉइस्चर लेवल जो है वो फार्मूले के थ्रू हम निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर हम फैट के लिए देखें, फूड एनालिसिस वो केमिकल एनालिसिस के लिए हम ज़्यादातर जो है वो सॉक्सलेट अपरटस यूज़ करते हैं फ़ैट को डिटरमाइन करने के लिए।
डिफरेंट किस्म के हम केमिकल टेस्ट अप्लाई करके जो है वो अपने स्पेसिफिक जो है वो न्यूट्रिएंट जो उसमें प्रेजेंट होते हैं उसकी केमिकल कंपोजिशन निकाल लेते हैं फूड एनालिसिस में। नंबर थर्ड इसका जो मेथड होता है, उसके बाद हम उसकी टोटल वैल्यूज़ जो है वो सम अप करेंगे। पहले हम लोगों ने डाटा ले लिया कि हमारी सब्जेक्ट कौन सा है, देन हम उसके बाद जो है वो जो फूड का सैंपल लिया था उसको एनालाइज किया केमिकल टेस्ट परफॉर्म करके, देन उसके बाद हम जो है उसकी टोटल वैल्यू को जो है कैलकुलेट करेंगे। टोटल वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इसमें ऐसा होता है कि जैसे अब हमने कोई केमिकल एनालिसिस के थ्रू है जो है वो डिफरेंट किस्म के फूड की न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन निकाल लिया कि इसमें फ़ैट भी प्रेजेंट है, इसमें फ़ैट था, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वाटर, मॉइस्चर, विटामिन जिसमें ए बी सी डी जो सब आ जाएंगे, देन उसके बाद मिनरल आ जाएगा, उसमें सी, सोडियम, कैल्शियम, सोडियम, फॉस्फोरस, ये सारे हमारी केमिकल कंपोजिशन निकल आई। देन अब उसके बाद हमने कैलकुलेट करनी है उसकी वैल्यूज़ अकॉर्डिंग टू द रेसिपी। फॉर एग्जांपल अगर हम राइस कुक कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि राइस में क्या है, रॉ राइस है, उसके अलावा ऑयल आएगा, उसके अलावा हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने जो है वो चिकन यूज़ किया है तो चिकन, देन उसके बाद उसमें जो है वो बेसिकली इसमें कुछ वेजिटेबल आ जाएंगी जैसे टोमेटो हो गया, ओनियन। अब हमने इसकी सेपरेट जो है वो सारी अपने केमिकल जो हमने एनालाइज किया हुआ था उसके टेबल में से जो है वो सेपरेट सारी ले लेनी है जितनी क्वांटिटी के थ्रू है। तो फिर हमने उसके बाद सम अप करना है इस सारी वैल्यूज़ को और हमने कैलकुलेट करना है कि अगर हमने कुक राइस बनाए हैं तो उसमें कौन से जो है वो हमारे इंग्रेडिएंट्स के अकॉर्डिंग केमिकल कंपोजिशन उसकी टोटल क्या निकली है। इसका जो फोर्थ स्टेप है लिटरेचर सोर्स। हमने जो केमिकल कंपोजिशन करनी है, हमने जो फ़ैट की क्वांटिटी निकाली है, कार्बोहाइड्रेट की केमिकल एनालिसिस के थ्रू निकाली है, प्रोटीन की निकाली है, उसका लिटरेचर सोर्स क्या है, हमने वो किस मार्केट से परचेज़ किया था और क्या उसका सम अप निकला, उसको हम जो है वो डिफरेंट किस्म के लेटर से डोनेट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने प्रोटीन फ़ैट की जो है हमने एल दे दिया कि अगर हम रेफरेंस में देखें तो ये किस मतलब आपको पता है कि फूड कंपोजिशन टेबल जो है वो हम डिफरेंट टीम वर्क में रह के करते हैं, कोई भी एक बंदा जो है इसको कंपाइल नहीं कर सकता। तो आपने हमेशा जो है वो जो भी चीज़ होती है उसके साथ जो है वो रेफरेंस उसका आर या एल लिटरेचर सोर्स दिया होता है कि अगर आप नीचे रेफरेंस में से जाके देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये फ़ैट की कंपोजिशन जो है वो किस ग्रुप ने या जिस कंट्री में की गई है, वो सारा कुछ लिटरेचर सोर्स में उसके बताया हुआ होता है। देन थर्ड फूड डिस्क्रिप्शन। अब फूड कंपोजिशन टेबल में जो है वो डिस्क्रिप्शन हमेशा एक दूसरे से रिलेट करके ही देनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप सबसे पहले वेजिटेबल वो सीरियल ग्रुप ले रहे हो तो राइस है तो राइस जो है वो रॉ राइस आ जाएंगे, देन पॉलिश राइस, सारी जो है वो एक दूसरे से रिलेट करके जो भी उस ग्रुप में आ जाएंगे उस ग्रुप को जो है वो को रिलेट करके डिस्क्रिप्शन देनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल सीरियल आ गया, देन उसके बाद आपने क्या दे दिया, मिल्क, मीट, फ्रूट्स, फिर वेजिटेबल। इस तरह फूड की डिस्क्रिप्शन जो है वो प्रॉपर जो है वो कैटेगरी वाइज देनी चाहिए कि ढूंढने में आसानी हो और उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। एक्सप्रेशन ऑफ फूड डिस्क्रिप्शन के बाद आ जाता है एक्सप्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एक्सप्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में क्या होगा कि जब जो भी आप फूड एनालाइज कर रहे हैं उसके सैंपल का आपने साइज़ जो है वो हमेशा एक ही रखना है। फॉर एग्जांपल फूड कंपोजिशन टेबल है, उसके ऊपर मेंशन होता है कि ये 100 ग्राम ऑफ फूड पोर्शन के लिए है। मीन्स जब भी हम कोई डाटा ढूंढ रहे हैं तो इस
बात से हमें आइडिया हो जाता है कि ये 100 ग्राम के लिए है। अब जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं उसका पोर्शन साइज़ हम 100 ग्राम के अकॉर्डिंग जो है उसमें से इंग्रेडिएंट लेके अपनी क्वांटिटी को सही कर सकते हैं। और इसी तरह जो है जब तक कि ये मेंशन ना हो कि ये कितने ग्राम के लिए है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जब ये कुछ स्टेप्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि फूड कंपोजिशन टेबल जो है वो किन मराहिल से गुजर के हम बना सकते हैं। फूड इसमें सबसे पहले आपका आ गया था कि सोर्स आपने करना है, देन उसके बाद फूड को एनालाइज करना है, देन उसके बाद जो है वो कैलकुलेट करनी है उसकी सारी वैल्यूज़ को अपनी रेसिपी के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद उसकी लिटरेचर सोर्सेज करने हैं कि ये कहाँ से किस कंट्री से जो है और किस रीजन का है। देन उसके बाद फूड डिस्क्रिप्शन करनी है कि ये किस फूड ग्रुप से बिलोंग करता है। देन उसके बाद उसका पोर्शन साइज़ टोटल निकालना है कि ये 100 ग्राम ऑफ राइस के लिए 100 ग्राम ऑफ, मतलब अगर एक मैंगो है फॉर एग्जांपल, अगर हम कहते हैं कि एक मैंगो है, एक मैंगो का साइज़ जो है वो डिफरेंट हो सकता है, तो हमें वेइंग से पता चलेगा कि 100 ग्राम मैंगो में क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर, फैट, कार्बोहाइड्रेट इतनी है। अगर तो हमें पोर्शन साइज़ नहीं पता होगा तो हम कैसे, एक मैंगो स्मॉल भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है, तो हम सही से आइडिया नहीं लगा सकते कि ये किस तरह का है। फर्स्ट मेथड तो ये होता है कि कोई भी कंट्री अपना फूड कंपोजिशन टेबल जो है वो खुद इन मेथड से को कंप्लीट करके जो है वो कंप्लीट करे। और सेकंड मेथड इसका ये होता है कि अगर कोई कंट्री खुद से नहीं असेस करता, उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपना फूड कंपोजिशन टेबल बिल्ड कर सके, तो फिर वो बोरो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अमेरिकन है या वो रीजन जिसकी फूड हमारे रीजन से मिलती जुलती होती हैं, तो हम उनकी फूड कंपोजिशन टेबल जो है वो बोरो कर लेते हैं और उसमें वो कंपोजिशन वैल्यूज़ रहने देते हैं जो कि हमारे कंट्री से बिलोंग करती हैं। तो सेकंड मेथड क्या हो जाएगा कि हम किसी भी कंट्री से जो है वो फूड कंपोजिशन टेबल जो है वो बोरो करें और उसको अपने जो है वो अपने कंट्री के अकॉर्डिंग जो है वो रीअरेंज कर लें। फूड कंपोजिशन टेबल, जब पास्ट में फूड कंपोजिशन टेबल, फूड कंपोजिशन हमें हेल्प करता है, बेसिकली हम बहुत सारी डिजीज़ को इसकी हेल्प से क्योर कर सकते हैं। इसका मेजर रोल यही होता है कि अगर कोई डिजीज़ पर्सन आया है, हम कोई इंग्रेडिएंट से मना कर रहे हैं, जैसे हाइपरटेंसिव पेशेंट है और हम उसे कह रहे हैं कि आपने अपनी डाइट में सोडियम नहीं लेना, तो वो फूड कंपोजिशन टेबल के थ्रू डिफरेंट किस्म की डाइट जो हमने उसे डाइट प्लान बना के दिया, तो वो देख सकता है कि अगर मीट है, जैसे हमने उसे रिस्ट्रिक्ट किया है, और लेंटिल्स वगैरह रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि इसका सोडियम कंटेंट हाई है, तो फूड कंपोजिशन टेबल के थ्रू जो है वो ये देख लेगा कि उसमें जो है वो कितनी सोडियम प्रेजेंट है, और जो सोडियम कंटेंट हाई होंगे जिस फूड के, वो अपनी डाइट में इजीली रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। पास्ट में ये होता था कि हमें पता है कि केव मैन ओरिजिन जो है वो केव से है, और ज़्यादातर लोग जो है वो हंटिंग करते थे और फूड गैदर करते थे। उसमें यही वजह है कि ज़्यादातर डिज़ीज़ जो है उस टाइम में जो डिज़ीज़ प्रेजेंट होती थी उसे हम क्योर नहीं कर सकते थे, क्योंकि प्रॉपर हमारे पास वेज और मेथड नहीं होते थे ये असेस करने के लिए कि डिज़ीज़ की वजह क्या है, उनकी डाइट से हो रही है, ये क्या, कौन से इंग्रेडिएंट या न्यूट्रिएंट ज़्यादा प्रेजेंट है इसकी वजह से उन्हें डिजीज़ हो रही है। तो प्रेजेंट में आप फूड कंपोजिशन टेबल जब से जैसे जो फर्स्ट था वो 1896 में जो है वो अमेरिका से आया, और अमेरिकन डाइटरी गाइडलाइंस भी उन्होंने इशू की, जिसके बाद से जो है वो न्यूट्रिएंट डिजीज़ जो होती हैं उन्हें ज़्यादातर हम क्योर करने लगे। अगर तो फूड कंपोजिशन टेबल प्रेजेंट है तो डेफिनेटली जो है वो हम उससे बहुत हेल्प लेके अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। पास्ट में जो फूड कंपोजिशन टेबल बनाए गए थे उसमें कुछ एरर प्रेजेंट हुए थे, जिसकी वजह से अब मॉडर्न जो फूड कंपोजिशन टेबल है उसमें एक स्टेप और ऐड किया गया है। पास्ट में उसमें ये था कि सीजनिंग का इफेक्ट होता था, कि फॉर एग्जांपल अगर कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल हमने एक सीज़न के लिए हैं और दूसरे जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है जिसका हमने डाटा लेना वो उस सीज़न में प्रेजेंट नहीं है, तो उसकी वजह से फूड कंपोजिशन पे इफ़ेक्ट पड़ता था। और सेकंड जो थी वो बायो अवेलेबिलिटी था, एक फैक्टर जिसने फूड कंपोजिशन टेबल को बहुत इफ़ेक्ट किया। बायो अवेलेबिलिटी ये इससे मुराद ये है कि कोई न्यूट्रिएंट जो है वो आफ्टर कुकिंग कितना लॉस हुआ है और कितना हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हुआ है और कितना एक्सक्रीट आउट हुआ है। जो पास्ट के फूड कंपोजिशन टेबल थे उसमें ये होता था कि रॉ मटेरियल की जो है वो कंपोजिशन कंपाइल की जाती थी ना। अब जो प्रेजेंट हुए हैं उसमें हमने एक स्टेप बायो अवेलेबिलिटी भी इंक्रीज़ कर दिया है, जिसमें हम ये बताते हैं कि आफ्टर कुकिंग कितने फूड किसी भी फूड की जो है वो कंपोजिशन क्या है। इसी तरह बायो अवेलेबिलिटी एक एरर था जो कि हमने इस प्रेजेंट के जो है उसमें रिमूव कर दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम जो है वो फर्दर नेक्स्ट स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।